हाय एंड हेलो एवरीवन, नमस्ते। इस लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। प्रीवियस जो अपने 2-3 लेक्चर देखे उसके अंदर क्या देखा था अपने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फिर वहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की क्यों जरूरत होती वो भी अपने देखा था कि व्हेन द इंटीग्रैंड कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ओके, सो एट दैट टाइम वी यूज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में भी एक प्रॉब्लम अराइज हुआ था, जैसे कि अपन डेरिवेटिव्स में अगर अपने को प्रोडक्ट लेना है तो पहले फंक्शन को अपन u बोलते थे और दूसरे को क्या बोलते थे, अपन v बोलते थे। तो वहां तो सीधा ही था, u इंटू वी वाला फॉर्मूला अपन क्या करते थे, अप्लाई करते थे। कहां पर, डेरिवेटिव्स के अंदर। लेकिन इंटीग्रेशन में वैसा u इंटू वी वाला अपन अप्लाई कर सकते थे क्या डायरेक्ट? नहीं। तो वहां पे अपने को फर्स्ट फंक्शन मतलब u और सेकंड फंक्शन मतलब v, तो वहां पे अपने को फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन क्या करना पड़ता था, चूज करना पड़ता था या डिसाइड करना पड़ता था कि कौन से फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना या किसको अपन सेकंड कंसीडर करेंगे। तो फिर उसके लिए अपने पास में एक रूल था, LIATE रूल। L मतलब लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। ओके, तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग अपन प्रायोरिटी के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन क्या करते थे, चूज करते थे। अरे प्लेस के ऊपर नहीं करते थे कि फर्स्ट प्लेस पे तो फर्स्ट और सेकंड पे तो सेकंड नहीं था, चाहे वो फर्स्ट पे रहे या सेकंड रहे। कैसे डिसाइड करते थे अपन, with the help of this LIATE रूल। आज अपन नया देखने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले अपने को ये समझने होना कि अपन ये नए नए मेथड्स क्यों पढ़ रहे हैं और इसका यूज कैसे होगा वो अपने को समझना है। जैसे मैंने आपको बोला कि इंटीग्रेशन के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है टाइप्स यानी कैटेगरी जिसको अपन बोलते हैं वो, और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी प्रोसीजर। ये जिन बच्चों को समझ गया उनको इंटीग्रेशन कुछ भी हार्ड जाएगा नहीं। तो अब अपन चलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ। अब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज होता है, जब आपके पास में कोई एक आधा फंक्शन आपको दिया हुआ है और वो फंक्शन अगर ये फॉर्म में दिया हुआ है, द फंक्शन और द इंटीग्रेशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ f of x अपॉन g of x। कौन से फॉर्म में दिया आपको, f of x अपॉन g of x। द इंटीग्रैंड किसकी बात करेंगे अपन, इंटीग्रैंड की बात करेंगे। द इंटीग्रैंड is given in the form of f of x upon g of x, where g of x is not equal to 0। जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अपने को रैशनल नंबर के बारे में मालूम है। रैशनल नंबर मतलब द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर की डेफिनेशन याद है आपको, क्या था रैशनल नंबर की डेफिनेशन? रैशनल नंबर आप किसको बोलते हैं, p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। P and Q belongs to I। P और Q कहते हैं belongs to I। P दिख रहा है आपको, चलिए इसको दिखा देता हूं मैं आपको, दिख गया अभी? ओके, तो उसी तरीके से वो रैशनल नंबर है। ये क्या है, रैशनल बोलो या अलजेब्रिक फंक्शन बोल सकते हैं। रैशनल, अलजेब्रिक, रैशनल फंक्शन वन एंड द सेम थिंग। ओके, सो व्हेन द इंटीग्रैंड कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ f of x upon g of x, where g of x is not equal to 0 and f of x and g of x both are polynomial। दोनों भी क्या होना आपको, पॉलिनोमियल होना। सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको अपन, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। या सिंपल लैंग्वेज में अपन ध्यान में रखने के लिए इनको बोल देंगे रैशनल फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको अपन, रैशनल फंक्शन। आई बात ध्यान में, कब यूज करेंगे, व्हेन द इंटीग्रैंड कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ f of x upon g of x, where g of x is not equal to 0 and f of x and g of x both are polynomial। रैशनल नंबर को ध्यान में रखिए, उसके हिसाब से ये समझ जाएगा। फिर ये मेरे पास में रैशनल फंक्शन है, तो फिर रैशनल फंक्शन भी अपने पास में दो टाइप के हैं। रैशनल फंक्शन भी अपने पास में कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं। एक है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, और दूसरा आपके पास में प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ओके, दो टाइप के आपके पास में रैशनल फंक्शन है, एक है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन और दूसरा आपके पास में प्रॉपर रैशनल फंक्शन।
अब इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको समझता ही है, अगर में ये हो गया आपका न्यूमरेटर और ये हो गया आपका डिनोमिनेटर. ये न्यूमरेटर और इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं. तो इम्प्रॉपर फंक्शन के अंदर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. फिर प्रॉपर फंक्शन में क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. ओके, एग्जांपल ये तो जल्दी समझ जाता. जैसे ये मेरे पास में यहां पे एक फंक्शन दिया हुआ है, ट्वाइस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6. ओके, अब यहां पे देखो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? यहां पे 3 कर देता हूं. ओके, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? 3 और इसकी डिग्री कितनी है? 2. न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 2 है. यानी ये कौन सा फंक्शन हो गया आपका? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन. ये आपका न्यूमरेटर, यहां पे न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू 3 और ये डिनोमिनेटर है, सो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू इज इक्वल टू 2. मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कैसी है? ज्यादा है. तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? इम्प्रॉपर फंक्शन. यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें दोनों की डिग्री सेम कर लेते हैं. 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. यहां पर दोनों की डिग्री कितनी है? 2 है. ये आपका न्यूमरेटर, इसकी डिग्री कितनी है? 2. ये डिनोमिनेटर और इसकी डिग्री कितनी है? 2. डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. डिग्री अगर ज्यादा है न्यूमरेटर की तो भी इम्प्रॉपर फंक्शन, और दोनों की डिग्री अगर सेम है तो भी क्या हो गया आपका? इम्प्रॉपर फंक्शन. अगर में फिर इसके अंदर प्रॉपर रैशनल फंक्शन. प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोला तो क्या हो गया अपना? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से क्या रहेगी? कम रहेगी. देखिए यहां पे न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 2. है ना? तो इस टाइप की जब आपको प्रॉब्लम रहेंगे तो अपने को देखना पड़ेगा कि वेदर द गिवन रैशनल फंक्शन इज इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन या फिर प्रॉपर रैशनल फंक्शन है क्या. अगर में कैसे चेक करेंगे अपन इम्प्रॉपर और प्रॉपर? डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री. डिग्री में अपन चेक कर लेंगे न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर है तो इम्प्रॉपर फंक्शन, और न्यूमरेटर की डिग्री लेस देन डिनोमिनेटर है तो क्या हो जाएगा आपका? प्रॉपर फंक्शन हो जाएगा. अगर में और जब अपन पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे उस समय आपको क्या लगता है? प्रॉपर रैशनल फंक्शन लगता है. अगर में when we want to use the partial fraction then the integrand must be the proper rational function. अगर प्रॉपर रैशनल फंक्शन में है तो ही अपन क्या यूज कर सकते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन वाला टेक्निक क्या करेंगे? अपन यूज करेंगे. फिर अब मुझे प्रॉब्लम अगर पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है और मेरा प्रॉब्लम अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन में है तो क्या फिर ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व नहीं होगा? क्या होगा कि नहीं होगा? जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन अगर आपको यूज करना है तो आपका जो इंटीग्रैंड है, मतलब आपका जो फंक्शन है वो कैसा रहने को ना? प्रॉपर रैशनल फंक्शन रहने को ना. तो इसका ही मतलब ये हो सकता है कि इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व नहीं होगा क्या? ऐसा अपने मन में क्वेश्चन आ सकता है, और आने को भी होना कि नहीं आने को होना. आइदर में तो क्या होगा कि ये जो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है ये डायरेक्ट अपन पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं कर सकते. तो फिर क्या करेंगे अपन? इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन में क्या करना है? अपने को कन्वर्ट करना है. वी कन्वर्ट दिस इम्प्रॉपर फंक्शन इनटू द प्रॉपर फंक्शन. क्या करना है आपको? कन्वर्ट करना है. अब ध्यान में रखिए, अब ये मेन पॉइंट आ गया इसका कि द इम्प्रॉपर फंक्शन इज कन्वर्टेड इनटू द प्रॉपर रैशनल फंक्शन. इम्प्रॉपर फंक्शन को क्या करना है आपको? प्रॉपर रैशनल फंक्शन में क्या करना है? कन्वर्ट करना है. फिर प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास में एक्चुअल डिवीजन मेथड है.
कौन सी मेथड है? एक्चुअल डिवीजन मेथड। फिर ये एक्चुअल डिवीजन मेथड में क्या करते हैं अपन? वी डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ये अपने अलजेब्रिक इंटीग्रेशन में देखा हुआ है। ये अपने कहा देखा है? अलजेब्रिक इंटीग्रेशन में। क्या किया अपने अलजेब्रिक इंटीग्रेशन में? जब भी आपके पास में इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन आता था तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को कहां कन्वर्ट करना पड़ता था? प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता था। तो वो जो टेक्निक थी कि जिसकी वजह से अपन इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करते थे, तो वो टेक्निक का नाम क्या है? एक्चुअल डिवीजन मेथड। फिर ये एक्चुअल डिवीजन मेथड में क्या करते हैं अपन? वी डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्या करते थे अपन? डिवाइड करते थे। इस साइड में लिखता हूं बाकी का, है ना? ये न्यूमरेटर, और इसको कैसे डिवाइड किया अपन ने? डिनोमिनेटर से डिवाइड किया। ओके, यहां पे जो आएगा उसको क्या लिखते हैं अपन? कोशंट। और यहाँ पे जो भी बच जाएगा वो क्या हो गया आपका? रिमाइंडर। ये यहाँ जो बच जाएगा इसको क्या बोलते हैं अपन? रिमाइंडर बोलते हैं। यस और नो? हमारी बात ध्यान में, क्या कर रहे हैं अपन? इम्प्रॉपर फंक्शन को, सॉरी हाँ, इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन में क्या कर रहे हैं अपन? कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों कन्वर्ट करना पड़ता? क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन का रूल है कि दिस फंक्शन, दिस मेथड कैन बी अप्लाई ओनली ऑन द proper rational function. Okay, so this improper rational function is converted into the proper rational function with the help of actual division method. In actual division method, what we can do? We divide the numerator by denominator. So this numerator is divided by the denominator. Okay, numerator मतलब कौन है आपका? f of x. Numerator यानी क्या हो गया आपका? f of x. Okay, और denominator मतलब क्या हो गया आपका? g of x. न्यूमरेटर मतलब f ऑफ x और डिनोमिनेटर मतलब g ऑफ x। ओके, तो फिर इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको डिविडेंड भी बोलते हैं, डिविडेंड। और इसको क्या बोलते हैं अपन? डिवाइजर। उसको डिविडेंड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं अपन? डिवाइजर बोलते हैं। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, फिर अपन इसको लिखते कैसा है ना? अब आपको मालूम है डिविडेंड इक्वल टू, अपनी जो टेक्निक है लिखने की, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। फिर ये जो मेरा यहाँ पे डिविडेंड, डिविडेंड मतलब कौन है? न्यूमरेटर। यानी आपने क्या लिख दिया इसको? न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, न्यूमरेटर मतलब कौन है? एफ ऑफ एक्स। सो दिस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू g of x into quotient plus remainder। g of x into quotient plus remainder। इसी तरीके से लिखते हैं ना, ये अपने को फैमिलियर है, अपन इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ। क्यों? क्योंकि अपन ने 10th स्टैंडर्ड की यही पढ़ा है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर अपना थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, तो लेवल बढ़ने के बाद अपन यहां तक आ गए, न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो उसी को अपन ने इस फॉर्म में लिख दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब समझ लो, मैंने यहां पर एफ ऑफ एक्स, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, ये क्या है मेरा एफ ऑफ एक्स। फिर ये एफ ऑफ एक्स को मैं इस फॉर्म में लिख दूंगा, क्योंकि एक्चुअल डिवीजन में क्या करते हैं अपन, जो अपना डिनोमिनेटर रहता है उस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में क्या करते हैं अपन, शिफ्ट करते हैं। एक्चुअल डिवीजन मेथड में डिवाइड करते हैं। इसका इंटेंशन क्या है अपना, we adjust the denominator in numerator। डिनोमिनेटर को कहां शिफ्ट करना है आपको, न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है। तो देखिए, फिर ये मेरा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर काय में लिख दिया मैंने, जी ऑफ एक्स में लिख दिया, और जी ऑफ एक्स बोले तो क्या है मेरा डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। जब अपन न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के अंदर एक्सप्रेस कर रहा है, इसका ही मतलब अपने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या कर लिया, अपने एडजस्ट कर लिया। फिर इसके बाद में प्रोसीजर कौन थी अपनी, फिर इसके बाद में प्रोसीजर अपनी इंटीग्रेशन एंड डिवाइडिंग। इंटीग्रेशन एंड डिवाइडिंग क्यों, क्योंकि अपने को ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड काय में कन्वर्ट करना पड़ता, अपने को आई में कन्वर्ट करना पड़ता। तो फिर इसके बाद की जो प्रोसीजर अपन अभी तक जो अप्लाई करते आए अपन, किसके अंदर, इनडिफरेंट इंटीग्रेशन के अंदर ही अपन अप्लाई करते आए, यानी जहां पे अपने अलजेब्रिक वाले देखे थे। तो क्या देखा था अपन इसके बाद में, इसको जी ऑफ एक्स से डिवाइड करते हैं अपन, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स, साथ में उसका इंटीग्रेशन भी लेते हैं।
यहाँ पर भी वही काम किया है। अब ये क्यों समझा दे रहा मैं आपको, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि सर ये पार्ट अपने को क्यों बता रहा है, इसका इंटेंशन क्या है सर का लिखा देने का अपने को। अगर डायरेक्ट अगर मैं आपको लिखा दूं जैसे आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। अध्ययन में कोई भी चीज अपने को समझ के लेना है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वाला सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स वाला सब्जेक्ट ऐसा ये अंडरस्टैंडिंग वाला है, ये रट्टे वाला सब्जेक्ट नहीं है। ओके, तो क्या किया मैंने, एफ ऑफ एक्स अपन लिखने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड जो अपनी आती है ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जो आएगी अपनी उसको अपने को कहां में कन्वर्ट करना है, आई में कन्वर्ट करना है। कहां में कन्वर्ट करना है अपने को, आई में कन्वर्ट करना है, ये आपका आई हो जाएगा। तो आई में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा और क्या लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब ये मेरा आई में कन्वर्ट हो गया, आई में कन्वर्ट हो गया और इधर क्या करते हैं अपन उसको सेपरेट करते हैं। इसको मैं जब सेपरेट कर दूंगा, सेपरेट करूंगा तो जी ऑफ एक्स के साथ में कट जाएगा, जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के साथ में कट जाएगा। तो क्या रहेगा फिर मेरे पास में यहाँ पे सिर्फ क्वोशंट रहेगा, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जी ऑफ एक्स, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जी ऑफ एक्स। आई बात है में क्या दिया हुआ है, क्वोशंट, क्योंकि जी ऑफ एक्स कट जाएगा, रहेगा क्या आपके हाथ में, क्वोशंट। तो क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जी ऑफ एक्स। ऐसे में इसका ही मतलब आपका जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर को अपन इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। द न्यूमरेटर कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, दैट इज क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जी ऑफ एक्स। आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जी ऑफ एक्स। अब आप देख लीजिए कि आपके टेक्स्ट बुक में ये फॉर्म दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अब ये लाया कहां से वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया हुआ है में। अगर आपको समझता है तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर इनकेस अगर अपने को ये नहीं समझ रहा, क्योंकि अपने को ये प्रोसीजर तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सभी प्रॉब्लम आपके प्रॉपर रैशनल फंक्शन में दिए हुए रहेंगे क्या, नहीं, कुछ प्रॉब्लम आपके कहां दिए हुए रहेंगे, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन में। फिर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन में प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अपने को ये वाली मेथड यूज करना ही पड़ेगा, और ये वाली मेथड यूज करेंगे तो अपन फिर अपने को इस तरीके से लाना है। अगर अपने को ये डायरेक्ट लिखते आता तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अपने को डायरेक्ट लिखते नहीं आता तो जो प्रोसीजर अपने अभी तक एडॉप्ट किया हुआ है अलजेब्रिक इंटीग्रेशन के लिए, वही प्रोसीजर से भी अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही कि अपने 2 स्टेप ज्यादा रहेंगी प्रॉब्लम के अंदर। जिसको पता है कि इस तरीके से कन्वर्ट करने के बाद में अपना जो इंटीग्रल है राइट हैंड साइड का वो इस तरीके से आएगा, तो वो डायरेक्ट ये मेथड यूज कर सकता है, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जी ऑफ एक्स। और जिसको नहीं समझ रहा है या जिसको लगता है कि नहीं इसमें अपन कंफ्यूज हो सकते हैं, उसने अपनी ओरिजिनल जो मेथड है उसी मेथड से क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे। ओरिजिनल मेथड मतलब जो मैंने आपको अलजेब्रिक इंटीग्रेशन के अंदर एक्सप्लेन करके दी हुई है वही वाली मेथड। अगर में कुछ 6 या 7 नंबर के लेक्चर के अंदर आपको वो मिल सकता है। ओके, यहां तक समझ में आया आप सभी के। तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आया कि पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के लिए अपने को क्या होना, प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना। रैशनल फंक्शन मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, where g of x is not equal to 0 and f of x and g of x both are polynomial. Okay, फिर अपन देखा रैशनल फंक्शन 2 टाइप के, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ये कहां से डिसाइड होता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। If the degree of numerator is greater than or equal to degree of denominator, then that is called as improper function. Here both are the example given. This example where the degree of numerator is greater than or greater than denominator. Here the degree of numerator is equal to the degree of denominator. Then in proper rational function, the degree of numerator is less than the degree of denominator. Okay, so here we know that the partial fraction can be required the proper rational function. So improper rational function is converted into the proper rational function with the help of actual division method. What we can do in actual division method, we adjust the denominator by numerator. And how we adjust the denominator in numerator, with the help of this, that is called as we divide the numerator by denominator. So here we divide the numerator by denominator, then we can write dividend equal to divisor into quotient, that is nothing but f of x equal to g of x into quotient plus remainder. Then the left hand side is converted into the I, so that's why we can divide by g of x and taking their integration. Okay, the same procedure is applied on the right hand side, then we separate the terms of the right hand side. तो फिर अपने को right hand side के terms क्या करना है, separate करना है, separate the terms of the right hand side, then the right hand side is converted into the quotient plus remainder upon g of x. Okay, अगर आपके डायरेक्ट अप्लाई करते आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो यही मेथड से क्या करना, सॉल्व करना। सिर्फ प्रॉब्लम के अंदर 2 या 3 स्टेप क्या होंगे अपनी, ज्यादा होगी, उससे ज्यादा होगा नहीं।
समझ गए यहाँ पे? ओके, फिर अपन थोड़ा सा भी आगे चलते हैं। अपन क्या आगे चलना है अपने को कि ये जो मेरे पास में डिनोमिनेटर दिया हुआ है, अब ये डिनोमिनेटर के हिसाब से आपके पास में पार्शियल फ्रैक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन दिस डिनोमिनेटर। किसके हिसाब से होते हैं? डिनोमिनेटर के हिसाब से होते हैं। अरे में तो उसके पहले एक क्वेश्चन आपके मन में भी आ सकता है कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना प्रॉब्लम, तो क्या सर ये प्रॉब्लम अपने पहले टाइप देखा था अपन ने, इस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं मैं, इनकी तो बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपने को क्या लगता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन लगता है, तो मैं इस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं। तो सर क्या ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये वाला प्रॉब्लम इस फॉर्मेट में तो आता है? ये फॉर्मेट अपन ने देखा हुआ है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखा है कि नहीं? तो क्या सर ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये वाला प्रॉब्लम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा, इससे सॉल्व नहीं होगा क्या? क्योंकि दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोसीजर जो है वो क्या है, अलग अलग है। पार्शियल फ्रैक्शन की प्रोसीजर मतलब उनकी स्टेप्स अलग है। ये पी एक्स अपॉन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक जिसको अपन बोलते थे, है ना, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक जो है सर, इनको सॉल्व करने की प्रोसीजर अलग है, बराबर है। दोनों की स्टेप्स कैसी है, अलग अलग है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम सर इससे सॉल्व होगा, तो इससे सॉल्व नहीं होगा क्या? अरे में होगा। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम दोनों तरीके से सॉल्व होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व होगा, और ये जो आपने देखा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इससे भी क्या होगा, सॉल्व होगा। तो फिर पेपर के अंदर ऐसा अगर प्रॉब्लम आया, तो हमने कैसा डिसाइड करना कि इसको पार्शियल से सॉल्व करना है या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाले से सॉल्व करना है? तो उसका सिंपल टेक्निक बताता हूं। क्या बताने जा रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? कि ये जो आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम आपका कहां आता है, प्रॉपर में आता है। प्रॉपर में सॉल्व करने के लिए ये भी आपको एक दिया हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन, और दूसरा आपको ये भी टाइप दिया हुआ है। तो फिर अपने को वहां भी ये समझ में आने को ना कि कैसे सॉल्व करना है, पार्शियल से सॉल्व करना है या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना है। तो उस समय क्या ध्यान में रखना है आपको कि आपका ये जो दिया हुआ है डिनोमिनेटर, जो आपको दिया हुआ है, डिनोमिनेटर के अगर फैक्टर गिरते हैं, क्या गिरते हैं, फैक्टर, मीन द डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट। डिनोमिनेटर जब प्रोडक्ट के फॉर्म में दे सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में मतलब अगर समझ लो मेरे पास में ये लिखा हुआ है 2x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस 5x प्लस 6। अब देखो इसके फैक्टर गिरते कि नहीं, देखो ये वाला इस पे टाइप में आ गया, इसके फैक्टर क्या गिरेंगे मेरे पास में, x माइनस 2 x माइनस 3, गिर गए फैक्टर। ओके, तो क्या ध्यान में रखेंगे अपन कि अगर आपके पास में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अगर प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करते आते हैं, इफ द डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, इफ द डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, देन वी कैन यूज द पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्या यूज करना, पार्शियल फ्रैक्शन, and the denominator is not expressed in terms of linear factor, means product of linear factor, then we can use the linear upon quadratic। है बंधन में, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर गिरते हैं तो कौन सी मेथड, पार्शियल, और डिनोमिनेटर के फैक्टर नहीं गिरते हैं तो फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। बात हो रही क्लियर? क्या समझ में आ रहा है आपको? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये वाला प्रॉब्लम इस टाइप में आता है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में, फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में आता है तो ये प्रॉब्लम लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना है कि पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना। तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया सॉल्यूशन, डिनोमिनेटर देख लेना है। डिनोमिनेटर के अगर प्रोडक्ट गिरते हैं, इफ द डिनोमिनेटर हैविंग द प्रोडक्ट मीन द डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, लीनियर प्रोडक्ट बोलेंगे अपन, ओके, देन वी कैन यूज द पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्या यूज करना, पार्शियल फ्रैक्शन। और प्रोडक्ट अगर नहीं होते हैं तो फिर कौन सी यूज करेंगे अपन, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। बात क्लियर हो गई? लेकिन फिर मन में यह सवाल आता है कि समझ लो सर प्रोडक्ट गिर रहे हैं, प्रोडक्ट गिर रहे हैं, और फिर भी अगर हमने इससे सॉल्व किया तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसा तो होना भी चाहिए ना, अपने मन में तो ऐसे सवाल आना ही चाहिए। आएंगे कि नहीं आएंगे? कितने जनों के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर ठीक है आपने बोल दिया, हम समझ गए कि अगर प्रोडक्ट अगर एक्सप्रेस होता है, मतलब डिनोमिनेटर को अगर अपन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो पार्शियल यूज करना है, नहीं तो फिर क्या यूज करेंगे अपन, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। लेकिन अगर समझ लो प्रोडक्ट गिर भी रहे, प्रोडक्ट हो भी रहा है, डिनोमिनेटर को अपन प्रोडक्ट में लिख भी रहे,
तो क्या ये वाली मेथड नहीं चलेगी क्या? चलेगी, अरे में ये वाली मेथड चलेगी, लेकिन इस मेथड से अपने को कन्वीनियंट हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अरे में रूल तो ऐसा है नहीं कि आपने इसी मेथड से सॉल्व करो, इस मेथड से मत करो, ऐसा रूल नहीं है। अरे में अपने को प्रॉब्लम आसान तरीके से सॉल्व कैसे करते आने को ना, उसके बारे में अपन सब इतना क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, ये काय के लिए दे रहा हूँ कि अपने को पेपर के अंदर प्रॉब्लम आने के बाद में आसान तरीके से सॉल्व करते आने को ना, बगैर दिमाग को तकलीफ दिए। ओके, उसके लिए अपन ये सब कर रहे हैं। अरे में इसका ही मतलब ये हो गया कि इसमें दोनों टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, फैक्टर गिर रहे तो भी होते हैं और फैक्टर नहीं गिर रहे तो भी होते हैं। अरे में लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होंगे, फैक्टर गिरते तो ही होते, नहीं तो होते नहीं। क्लियर हो गई बात? कुछ परेशानी नहीं। फिर आएंगे अपन ये डिनोमिनेटर में, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में यही बहुत काम का है, डिनोमिनेटर ही बहुत काम का है। अरे में फिर डिनोमिनेटर के हिसाब से आपके पास में 3 टाइप गिरते हैं। कितने टाइप गिरते हैं आपके? 3 टाइप आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 139 पे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। अरे में मैं भी यहाँ पे आपको शॉर्टकट में एक्सप्लेन करके देता हूँ वो चीजें, इतना तो आपको अच्छी तरीके से समझ ही गया होगा ये। ओके, अब उसने अपने को जो दिया उसकी बात करेंगे अपन कि डिनोमिनेटर के हिसाब से कितने टाइप गिरते हैं आपके? 3 टाइप गिरते हैं। अरे में टाइप्स काय पे डिपेंड करता है आपका? डिनोमिनेटर पे। अरे में पहले वाले टाइप की बात करेंगे। पहले वाला कौन सा है आपका? जो डिनोमिनेटर है वो कैसा रहेगा? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए। ओके, फिर अगले बार इसको पूरा इरेज करेंगे। पहले आप समझने की जरूरत है। क्या बोला मैंने आपको कि डिनोमिनेटर टाइप्स 3 टाइप के आपके में। टाइप्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड करता है। आप जब नोट्स बनाओगे ना, सॉरी 1 मिनट, आप जब नोट्स बनाओगे ना तो ये बराबर लिखना, टाइप्स सामने ऐसा करोगे, डिनोमिनेटर यहाँ पे लिख देना डिपेंड अपॉन। अदर में तो टाइप्स डिपेंड अपॉन द डिनोमिनेटर। उसमें पहला टाइप है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर इसका मतलब ये समझ लो, मेरे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अरे मैं यहीं पर ही प्रॉब्लम लिख लेता हूं। तो इंटीग्रेशन मेरे पास में दिया हुआ है ट्वाइस एक्स प्लस 5 अपॉन ओके एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसके क्या फैक्टर गिरेंगे? ट्वाइस एक्स प्लस 5 अपॉन फैक्टर बोलिए इसके फैक्टर गिर जाएंगे x प्लस 2 और x प्लस 3। यस और नो? ओके, तो क्या हो गया? ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर रिपीट हो रहे क्या? नहीं हो रहे, ये फैक्टर रिपीट नहीं हो रहे। तो ये हो गया नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। क्या हो गया आपके पास में? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो गया आपके पास में, तो ये हो गया आपका पहला टाइप। ऐसे में फिर इसको लिखना कैसा? अब इसको लिखने की भी बारी आ गई अपनी। कैसा लिखेंगे अपन इसको, वो भी यहां देख लेते हैं। ओके, ये थोड़ा सा मैंने मिटा दिया। आप इसको जब नोट्स बनाओगे तो याद कर लेना, इसको डिनोमिनेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर ऊपर वाला न्यूमरेटर है ना, उतना तो आपको पता ही है। तो इसको कैसा लिखेंगे अपन? a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर। ओके, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब ये एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब दूसरा है आपके पास में रिपीटेड लीनियर फैक्टर। रिपीटेड लीनियर फैक्टर जैसे एग्जांपल है मेरे पास में 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। क्या गिरेंगे इसके फैक्टर मुझे बताइए? 3x प्लस 2 अपॉन, ये गिर सकते क्या? बराबर है। इसको अगर सॉल्व किया तो ये मिलेगा आपको a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब यहां पे देखिए 2 फैक्टर है। पहला फैक्टर भी x प्लस 2 है और दूसरा फैक्टर भी क्या है? x प्लस 2। रिपीट हो रहे कि नहीं हो रहे थे? इसी को क्या लिखते हैं अपन? 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 उसका स्क्वायर। यस और नो? हियर द फैक्टर इज रिपीटेड। यहाँ पे फैक्टर रिपीट हो गए क्या? नहीं, यहाँ पे फैक्टर क्या हो गया? रिपीट हो गए। अब ये फैक्टर रिपीट हो रहे थे, इसको लिखना कैसा? a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 उसका स्क्वायर। a अपॉन एक्स प्लस 2 और दूसरा b अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। ओके, तीसरा आपके पास में दिया हुआ है डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड
अनफैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अनफैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ये आपका लीनियर फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/2। द डिनोमिनेटर इज गिवन इन लीनियर फैक्टर एंड अनफैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके फैक्टर गिर रहे क्या अपने पास में? नहीं गिर रहे। इसके फैक्टर नहीं गिर रहे तो इसको अपन लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 2 और अनफैक्टराइज है तो bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/2। ये आपके पास में तीन टाइप यहाँ पे दिए। मैंने आपको ये थोड़ा शॉर्टकट में आपको समझा के दिया हुआ है। जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब ये पूरा डिटेल में आ जाएगा आपके पास में। आया ना? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, रिपीटेड लीनियर फैक्टर और लीनियर फैक्टर एंड अनफैक्टराइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया ना? तो ये नॉन रिपीटेड जो है इनको शॉर्टकट में क्या लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। पहला जो रहेगा उसमें क्या लिखेंगे अपन, जहां पे आपका ये रिपीट नहीं हो रहा है यानी आपका ये px प्लस क्यू अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका मेन है। नॉन रिपीटेड में क्या लिखेंगे अपन, a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस बी, इस तरीके से समझ लो हो गए। रिपीटेड में क्या लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस ए उसका स्क्वायर, x प्लस टू का स्क्वायर। समझ लो फैक्टर अगर उसके x माइनस ए होल स्क्वायर आ रहे तो पहले क्या लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए और b अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। अगर ये थर्ड टाइप का रह गया, ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप, ये हो गया आपका सेकंड टाइप, और थर्ड टाइप अगर आपका रह गया तो थर्ड टाइप में क्या लिखेंगे अपन, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखेंगे अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात ध्यान में? तो ये मैंने आपको ओवरऑल एक पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो मैंने आपको समझा के दिया हुआ है। आई बात ध्यान में? तो आप क्या कीजिए, पहले आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ये मैंने आपको क्या लिख के दिया हुआ है और स्टेप बाय स्टेप देखिए। आई में अगर आप एट अ टाइम देखोगे तो आपको इसमें का कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आई में क्लास के अंदर कोई अभी इस समय अगर कोई बच्चा है अगर उसको अगर ये बोर्ड दिखेगा तो उसको इसमें का कुछ भी नहीं समझेगा, वो सिर्फ देखते ही रहेगा। अगर में ये क्या लिखा हुआ है करके पूरा खिचड़ी जो बना दिया हुआ है ये किसकी खिचड़ी है वो उसको इसमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो स्टार्टिंग से होगा उस बच्चे को ये पूरा समझ में आएगा कि कहां से शुरुआत की थी और कहां तक अपन पहुंच गए। आई बात ध्यान में? इसका मतलब क्या, ये कहने का मतलब कि अगर आप लेक्चर अगर आप बीच में से स्टार्ट कर दोगे, समझ लो 15 मिनट बाद चार्ज करोगे, 20 मिनट बाद स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ भी समझेगा नहीं। आई में? अगर ये पॉइंट अगर आपको समझना है, थ्योरेटिकल पोर्शन अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन का समझना है तो आपको वीडियो स्टार्टिंग से ही देखना है। आई में? और कोई भी चीज जब अपन नई चीज सीखने को जाते हैं, नई मेथड बोलो कोई भी चीज सीखते हैं तो सबसे पहला काम है आप उसको कंसंट्रेशन रख के अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जिस बच्चे को ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन समझ गया होगा उसको आगे के एक्सरसाइज की जो भी प्रॉब्लम रहेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड वाले, उसमें कुछ भी परेशानी जाएगी नहीं। है ना? क्यों? क्योंकि उसकी आइडियाज क्लियर है। परेशानी कब जाती है, जब अपनी आइडियाज क्लियर रहती थी तब। है ना? लेकिन जब अपनी आइडियाज क्लियर है तो भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। है ना? तो हम बार बार वही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, वही आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो भी आप वीडियो देखते हो वो वीडियो आप स्टार्टिंग से देखो। अगर आप लेक्चर नंबर 19 डायरेक्ट देखोगे या 21 वाला डायरेक्ट देखोगे तो उसमें का कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आई बात में? क्यों? क्योंकि वो 21 के लिए प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या एक्सप्लेन किया हुआ है या उसके पहले के लेक्चर के अंदर क्या एक्सप्लेन किया है कुछ भी नहीं समझेगा। जैसे ये मेरा लेक्चर नंबर 22 में जाएगा। आई बात में? लेकिन ये 22 में जाने के लिए मैंने 21 की हेल्प लिया है स्टार्टिंग में। अगर अपने 21 वाला लेक्चर देखा ही नहीं तो अपने को समझ में आएगा कि कुछ भी अपने को समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हर टीचर की मेथड अलग अलग है। हर टीचर अपने तरीके से ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की क्या करता, कोशिश करता। अरे तो वो टीचर के साथ में ट्यूनिंग मैच होने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर के बारे में देखना ही पड़ेगा। अरे ना, जिस बच्चे ने अगर ये समझ लो 22 में जा रहा होगा तो 20 वाला अगर देखा उसने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला अगर देखा होगा तो उसको ये समझ में आ रहा होगा कि सर आगे क्या पढ़ाने वाले हैं और सर पीछे से क्या अपने को पढ़ाते आए और आगे कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं, उनके लिए क्या क्या जरूरी है वो आपको बताएंगे। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको इसके ये एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्लेन करने के पहले आपको मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में पूछा था, थोड़ा सा आपको समझा के भी दिया था। वहां से लिंक चालू करके अपन पार्शियल तक आ गए थे। में यानी शुरुआत अपन ने कहां से किया था,
रैशनल फंक्शन से शुरुआत किया था और खत्म कहाँ पर हो गए अपन, अनफैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ये बात है में, और कोई बच्चा डायरेक्ट अगर इस पे शिफ्ट हो गया ये लेक्चर के ऊपर तो उसको मुश्किल जाएगी। अरे में अगर कोई बोलेगा चलो ठीक है मैं डायरेक्ट 25 से ही स्टार्ट कर देता हूँ तो सवाल ही नहीं आएगा। तो इससे बेस्ट है उसने न देखा हुआ अच्छा रहेगा। अरे में क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा, उसको वो चीज समझ में नहीं आता है। आई में तो अब ये थ्योरेटिकल आपको पोर्शन समझा के दिया हुआ है, इसमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम रह गया, कोई भी स्टेप्स अगर आपको नहीं समझ रही है, कहीं पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप मुझे पूछिए कि सर कमेंट्स बॉक्स में आप डाल दीजिए कि सर ये स्टेप हमको नहीं समझ रही, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना के आपको भेज सकता हूँ या डाल सकता हूँ। आई में 2-3 मेरे पास में डाउट्स आए हुए हैं, बच्चों ने भेजे हुए हैं, उनका मैं वीडियो बनाऊंगा, सब वीडियोस एक साथ कंबाइन करके फिर आपको क्या बता दूंगा उसका कि ये पर्टिकुलर टॉपिक अपने कौन से लेक्चर के अंदर कवर किया हुआ है। ओके, और फिर उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, उनका डाउट से सॉल्व करने का काम करेंगे। है ना? तो आप पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और ये थ्योरेटिकल पोर्शन जो मैंने आपको समझा के दिया हुआ है इसको आप अच्छी तरीके से लिखिए। बच्चे लिखते नहीं है, थ्योरी बहुत जरूरी है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थ्योरी आना कंपलसरी है। आइदर में तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ के इसके करस्पॉन्डिंग आप नोट्स बना के रखिए। आइदर में क्यों, क्योंकि एग्जाम के दिनों में आप वीडियो तो देख नहीं पाओगे, में फिर वहां पे क्या हो जाएगा, आपका जैमलिंग हो जाएगा। ओके, तो ऐसा नहीं होने को ना, इसीलिए आप पहले अच्छी तरीके से समझिए और समझने के बाद में नोट्स बनाइए। ओके, तो आप देखिए इसको, इसके नोट्स बना लीजिए। तो बनाया आपने नोट्स, तो अच्छी तरीके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आयरन में फिर अपन चलेंगे अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, दैट इज एक्सरसाइज 3.4। कौन सी एक्सरसाइज है इसके बाद में, 3.4 वाली एक्सरसाइज है, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और 3.4 किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। आयरन में पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अब ये ध्यान में रखने का, कब यूज करना वो तो आपको समझ गया है। आयरन में अब जरूरत है इनकी कि इसमें लाना है, इसमें लाने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए और इसके लिए अपने को ये पता होना चाहिए। टोटल अपने को थ्योरेटिकल पोर्शन क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आई बात ध्यान में, अब मैं इसको इरेज करता हूं और फिर अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 3। ओके, ऑलरेडी आपका जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, इस डिनोमिनेटर में ऑलरेडी अपने को क्या दिए हुए हैं, फैक्टर्स दिए हुए हैं। ऑलरेडी अपने को क्या दिए हुए हैं, फैक्टर्स दिए हुए हैं। में नीचे की डिग्री कितनी हो जाएंगी, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा। मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कैसी है, कम है। द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मीन दैट्स व्हाई इट इज अ प्रॉपर फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन हो गया अपना, प्रॉपर फंक्शन हो गया। ओके, अब ये प्रॉब्लम देख के ही अपने ध्यान में आ जाता कि डिनोमिनेटर के अंदर अपने को क्या दिया हुआ है, फैक्टर दिए हुए। द डिनोमिनेटर कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ फैक्टर। डिनोमिनेटर कहां दिया आपको, फैक्टर के फॉर्म में दिए हुए। इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। यानी इस टाइप से अगर आपको दिख गए प्रॉब्लम के अंदर तो आप सीधा सीधा समझ जाना कि अपने को क्या यूज करना है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। ओके, तो चलिए फिर अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरी पहली स्टेप ही हो जाएगी। अब पहली स्टेप क्या हो जाएंगे अपनी, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 dx। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि ये जो है ये थोड़े से लेंदी प्रॉब्लम है बहुत इजी, ज्यादा लॉजिक की जरूरत नहीं है में, लेकिन कैसे थोड़े से लेंदी प्रॉब्लम है। ओके, तो पहली स्टेप में लिख दिया, लेट आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। और इसको क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो आप पहला प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ये हो गया आपका एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल टू ए अपॉन फर्स्ट, ए अपॉन पहला फैक्टर एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन सेकंड फैक्टर एक्स प्लस 2 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 3। तीन फैक्टर है 1 2 3, तो ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर
बी अपॉन सेकंड फैक्टर, सी अपॉन सेकंड फैक्टर। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। फिर आगे क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3। अब इनका क्या करना है, अपने को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। दो का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपने को आसानी से आता है। ये x प्लस 2 यहां आ जाएगा, x माइनस 1 इधर जाएगा, नीचे का क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में a का इसके साथ में करते हैं प्लस b का इन दोनों का, और आपस में डिनोमिनेटर में इन दोनों चिपक जाएंगे। 3 अगर है तो कैसे करना, 3 अगर है तो कैसे करना, तो यहां पे क्या लिखना, a फिर a के नीचे का छोड़ देना, ये 2 लिख देना, a के नीचे का छोड़ के ये 2 लिख देना, यानी a उसके साथ में क्या आ जाएगा, x प्लस 2, x प्लस 3। क्या किया, a इंटू ये 2, a के नीचे जो डिनोमिनेटर दिया है वो फैक्टर छोड़ के बचे हुए 2 का यहाँ पे प्रोडक्ट, प्लस b। अब b के लिए लिखना है, जैसे a के लिए लिखना था तो किसको स्किप कर दिया अपन ने, x माइनस 1 को स्किप कर दिया। अब b के लिए लिखना है तो किसको स्किप करेंगे, x प्लस 2, इसको छोड़ के ये दोनों लिख लेना, यानी x माइनस 1, x प्लस 3। ओके, c का करना है तो c के लिए भी वैसा ही, इनको छोड़ के ये दोनों ले लेने का, x माइनस 1, x प्लस 2 अपॉन, समझ गया आसान तरीका। a के लिए तो a वाले को स्किप करना है इन दोनों का, b का लेना है तो b वाले को स्किप करके बचे हुए 2 का। सेम प्रोसीजर c वाले के लिए, तो c वाले का जो x प्लस 3 है उसको स्किप करके ये दोनों ले लिए, और डिनोमिनेटर में ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन, x माइनस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है तो ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर कट हो जाएगा, तो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू a इन ब्रैकेट x प्लस 2, x प्लस 3, b इन ब्रैकेट x माइनस 1, x प्लस 3, प्लस c इन ब्रैकेट x माइनस 1, x प्लस 2। ओके, दोनों तरफ के डिनोमिनेटर क्या कर दिए मैंने, कैंसिल कर दिए। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। कौन सा दे दिया इसको, इक्वेशन नंबर 2। है में इक्वेशन 1 आपको समझ गया, नॉन रिपीटेड है तो a अपॉन प्लस b अपॉन c अपॉन, है में a के नीचे का लिखना है तो इन दोनों को एक इसको स्किप करके बाकी 2 का, b का भी वैसा है, c का वैसा है। दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर क्या कर दिया अपन ने, कट कर दिए। अब मुझे क्या करना है, abc की वैल्यू फाइंड आउट करना है में। हियर आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ abc की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एक एक को क्या करना, 0 के साथ में इक्वेट करना। पहले मैं इसको इक्वेट करूंगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या करना है अभी अपने को, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ abc। अब मेरा नेक्स्ट प्रोसीजर है abc की वैल्यू फाइंड आउट करने का। abc की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो पहले ये जो मेरा फैक्टर है इस फैक्टर को 0 के साथ में कंपेयर करूंगा, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। x माइनस 1 इक्वल टू 0, जो भी आपको फैक्टर दिया है उस फैक्टर को 0 के साथ में क्या करो, इक्वेट करो। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 1। यहां लिखता हूं मैं पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। समझ गया, x इक्वल टू 1 कहां से लाया, इसको 0 के साथ में क्या किया मैंने, इक्वेट कर दिया। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1। x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 में पुट करो, ये हो गया 1 उसका स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू a इन ब्रैकेट x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3 बराबर। ध्यान रखिए यहाँ पे, ये तो आपको अच्छी तरीके से समझ गया कि x इक्वल टू 1 लाया कहां से, दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0, सो वी गेट x इक्वल टू 1। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, जहां जहां आपको x दिखेगा वहां क्या पुट करना है, 1। तो x इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2a, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3। अब यहां मैं x के जगह 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। अब 1 माइनस 1 0 बोले तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, फिर अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी 1 माइनस 1 बोले तो कितना हो गया, 0, तो ये भी टर्म्स क्या मिल गया आपको, 0।
एंड ये बी वाली जो टर्म्स है ये भी जीरो है और ये भी टर्म्स क्या है जीरो, तो आगे वो टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 इक्वल टू a इन ब्रैकेट 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 और 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, सो 3 इक्वल टू 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 यानी कितना हो गया 12a हो गया। सो देयरफॉर a इक्वल टू 3/12, so we get a equal to 1/4। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1/4 मिलेगी। एनी प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है यहां तक समझ में आ गया? हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, कुछ परेशानी नहीं। ओके, फिर उसके बाद में अब देखिए मेरे पास में जगह कम होने की वजह से मुझे इस तरीके से एडजस्टमेंट करना है। आप इस तरीके से नहीं लिखने का, इसके बाद का प्रोसीजर आप उसके नीचे लिखने का। ओके, अब मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया था, अब इसकी बारी आ जाएंगी x प्लस 2 इक्वल टू 0, ईच फैक्टर इज इक्वेटिंग विद 0, सभी फैक्टर को 0 के साथ में क्या करना है आपको इक्वेट करना है। इसको मैं इक्वेट करूंगा तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू -2, यहां लिखता हूं पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2, x इक्वल टू -2 यहां से आ गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0, जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 बोलूंगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे 2 -2 का स्क्वायर ये हो गया -2 उसका स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू, यहां -2 पुट करूंगा, -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0, यानी ये वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी आपकी 0 हो जाएगी। फिर b की बात करेंगे, b x की वैल्यू -2 है, -2 -1 -2 प्लस 3, यहां मैंने -2 पुट किया तो -2 प्लस 2 क्या हो गया 0, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, तो लिख के कोई मतलब नहीं है। x की जगह -2 पुट किया, यहां पर भी x की जगह -2 पुट किया, यहां पे -2 पुट करूंगा तो -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0, यानी ये भी टर्म्स क्या हो गई 0। ओके, अब सिंप्लीफाई करना है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 इक्वल टू b इन ब्रैकेट -3 और यहां से कितना बाहर आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 6 इक्वल टू ये -3b हो गया, बराबर है, -3 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, तो ये -3b हो गया, तो b इक्वल टू 6/-3, सो देयरफॉर b इक्वल टू -2, b इक्वल टू क्या हो गया -2। ओके, पहले को आपने कंपेयर किया 0 के साथ में x इक्वल टू 1 मिला, सेकंड को कंपेयर किया x इक्वल टू -2 मिला, अब किसकी बारी आ गई x प्लस 3 की आ गई, क्या लिखना चाहिए आपके हिसाब से x प्लस 3 इक्वल टू 0, सो पुट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2, अब x की जगह -3 पुट करूंगा इक्वेशन 2 में, तो x स्क्वायर है तो -3 उसका स्क्वायर +2 इक्वल टू -3 पुट करूंगा, -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 0, यानी ये पूरी टर्म 0 हो गई, -3 पुट करूंगा, -3 प्लस 3 0, यानी पूरी टर्म्स क्या हो गई 0, तो बचेगा कौन c इन ब्रैकेट x के जगह -3 रख दिया, सेकंड ब्रैकेट में भी -3 प्लस 2 कर दिया, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 कितना हो जाता है 11, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 11, दैट इज इक्वल टू c इन ब्रैकेट -4 -1, सो 11 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, ये हो गया 4c, सो देयरफॉर c इक्वल टू 11/4, c इक्वल टू क्या हो गया 11/4, समझ में आ गया। सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ abc। abc की वैल्यू कैसे निकाला आपने, ईच फैक्टर इज इक्वेटिंग विद 0, इसको इक्वेटिंग विद 0 किया a की वैल्यू मिल गई, इसको इक्वेटिंग विद 0 किया b की वैल्यू मिली, इसको इक्वेटिंग विद 0 किया c की वैल्यू मिल गई, समझ आए थोड़ा सा। इसका मतलब आपको जब a के साथ में करोगे तो b और c वाली टर्म 0 हो जाएगी, जब इसकी बारी आएंगी x प्लस 2 की बारी आएंगी तो a वाली और c वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी 0 हो जाएगी, और c वाली जब टर्म्स आएंगी तो a और b क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये थोड़ा सा लॉजिक वाला पार्ट था।
ऐसे में तो a की वैल्यू 1/4 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई और c की वैल्यू क्या आ गई 11/4। अब ये जो भी a b c की वैल्यू आ गई ये मुझे इक्वेशन 1 में क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं पुट, या फिर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 के अंदर वो वैल्यू क्या करूंगा मैं, पुट करूंगा। कोशिश करता हूं यहां पर ही लिखने की, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद में इक्वेशन 1 क्या बनाएगा आपका, ये बन गया आपका x² + 2 अपॉन फर्स्ट फैक्टर x - 1 x + 2 x + 3 इक्वल टू, ओके, a की वैल्यू पुट करूंगा। a की वैल्यू कितनी है 1/4, ये a की वैल्यू 1/4, फैक्टर कौन सा है x - 1, a की जगह पुट कर दिया 1/4 प्लस b की वैल्यू कितनी है -2, ये प्लस -2 अपॉन x + 2, ये हो गया x + 2 प्लस c की वैल्यू कितनी है 11/4, ये c की वैल्यू पुट कर दिया मैंने 11/4 अपॉन x + 3। क्या क्या समझ में आ गया, एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करके अपने इक्वेशन 1 में क्या किया, पुट किया। a की जगह 1/4, b की जगह -2, c की जगह 11/4। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेटिंग करना है अगर में, तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन x² + 2 अपॉन x - 1 x + 2 x + 3 dx, इन सभी को इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1/4 बाहर आता है, तो 1/4 इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx। एनी प्रॉब्लम, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना है, इनका इंटीग्रेशन करके भी इनको क्या करेंगे अपन, सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो ये 1/4 आके बाहर हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन 1/x + 2 dx प्लस 11/4 इंटीग्रेशन 1/x + 3 dx। सभी के इंटीग्रेशन क्या कर दिया मैंने, एक स्टेप के अंदर सेपरेट कर दिए। अब ये बोले तो क्या हो गया मेरा, ये और ये सेम है, इसका मतलब इसके जगह क्या लिख दूं मैं, i, यहां पे लिख दिया मैंने i = 1/4। अब देखिए नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर आता है, नीचे क्या है x + 1, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, मतलब कोरोलरीज है अपने पास में, कौन थी f'(x) अपॉन f(x), नीचे जो टर्म्स है उस टर्म का डेरिवेटिव ऊपर आता है, मतलब f'(x) अपॉन f(x), तो उसको क्या लिखते हैं अपन, log x - 1 - 2, नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, x + 2 का डेरिवेटिव कितना होता है 1, वो ऊपर है, फिर से वही कोरोलरी -2 log x + 2, इधर भी वही कार्यक्रम 11/4, नीचे की कोरोलरी ऊपर है, तो हो गया log x + 3 प्लस c, log x + 3 प्लस c। आई बात ध्यान में, पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा और कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। समझ रहा है बराबर, ओके। क्या किया अपन स्टार्टिंग से समझ लेते, प्रॉब्लम आपने देखा होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करना एकदम आसान है, ज्यादा इसके अंदर कोई कंजट वाला काम नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि जो प्रोसीजर है वो थोड़ी सी कैसी है, लेंदी प्रोसीजर है। अरे में थोड़ा सा आपको ये कैलकुलेशन करते हुए बराबर ध्यान में रखना है, ए बी सी की वैल्यू अगर गलत हो गई तो आपका आंसर भी क्या आएगा, गलत आएगा। जनरली तो यही वाली कोरोलरीज क्या होंगी, यूज होंगी। कौन सी कोरोलरीज यहाँ पे यूज किया था अपने, इंटीग्रेशन f'(x) = log f(x) प्लस, अब ब्रैकेट में रखा तो भी चलता, मॉडुलस में डाला तो भी चलेगा। शॉर्टकट में फिर समझ लेते क्या किया अपन ने। प्रॉब्लम देखा, प्रॉब्लम के अंदर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर दिए, जब लीनियर फैक्टर दिए तो मेरा लाइट लगेगी, ये कैसे सॉल्व करेंगे अपन, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो पहले देख लेता मैं इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है, तो दैट इज द प्रॉपर फंक्शन आपको दिया हुआ है। अगर में प्रॉपर फंक्शन देने बाद में क्या किया, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर,
बी अपॉन सेकंड फैक्टर, सी अपॉन थर्ड फैक्टर। इक्वेशन 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, आपको ये वाली स्टेप मिली, उसको रख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। देन ईच फैक्टर इज इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0 किया, x इक्वल टू 1 मिला, a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई क्योंकि b और c क्या हो जाएगा 0। इसको x प्लस 2 इक्वल टू 0 किया, x इक्वल टू माइनस 2 हो गया, मतलब a और c क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो वैल्यू किसकी मिल गई b की। इसको भी वैसे ही x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3 मिला, मतलब a और b 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट कौन आएगा मेरे c काम का आ जाएगा। तो एबीसी की वैल्यू पुट करने, एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मैंने इक्वेशन 1 में क्या किया, पुट किया। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद वो इस तरीके से दिख रहा था। फिर क्या कर रहा था, मुझे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आई में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ा मुझे, उसको इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन किया, इन सभी का क्या किया मैंने इंटीग्रेशन। फिर ये 1/4 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, -2 बाहर आ गया, 11/4 बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या अप्लाई किया मैंने, कोरोलर, ये कोरोलर की हेल्प लेके मैंने इनकी क्या निकाल दिया, इंटीग्रेशन निकाल दिया बदल में। तो ये आपका हो गया फिर फाइनल आंसर। लेकिन अगर आपको और भी सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जैसे 1/4 यहाँ लिख सकते हैं, ये 2 इधर लिख सकते हैं, वो 11/4 वहां लिख सकते हैं, लेकिन उसकी अपने को जरूरत नहीं है। हाँ, जहां आसानी से हो सकता है वहां कर लेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। आई बात ध्यान में, समझ गया आपको किस तरीके से सॉल्व किया अपने पहला प्रॉब्लम। तो डिटेल में आप इसको स्टडी कीजिए, क्योंकि आने वाली जो प्रॉब्लम है उसमें कुछ ना कुछ नया नया आता रहेगा। अध्ययन में सभी प्रॉब्लम इसी टाइप से रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है, कुछ अपने को इस टाइप के मिल भी जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम ऐसे रहेंगे कि जिसके अंदर कुछ तो भी थोड़ा सा चेंज दिया हुआ है, और फिर उसको थोड़ा अपने को कहाँ कन्वर्ट करना है, वापस पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर लाना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम डायरेक्ट जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके अपने को पार्शियल फ्रैक्शन पे आना ही है। अध्ययन में ये मैंने पहला प्रॉब्लम जो आपको ये बोर्ड के ऊपर समझा के दिया हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। ओके, प्रॉब्लम नंबर 2 स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर, देखिए, इंटीग्रेशन x² अपॉन x² प्लस 1 x² माइनस 2 x² प्लस 3। है ना, इसको अपन चेक कर लेंगे तो क्या होगा, x² x रेज़ टू द पावर 4 x रेज़ टू द पावर 6, और ये x², मतलब कौन सा फंक्शन है आपका, ये प्रॉपर फंक्शन है। ओके, नीचे सब प्रोडक्ट दिख रहे हैं 1 2 3, मतलब इंटीग्रेशन बाय कैसे करना है आपको, पार्शियल फ्रैक्शन क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे। ये क्लियर हो गया। ओके, अब देखिए यहां पे अपने को क्या होना, लीनियर फैक्टर होना। क्या होना अपने को यहाँ पे, लीनियर फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे लीनियर फैक्टर है तो ही अपन एबीसी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होना आपको फिर से बताता हूं, पिछला प्रॉब्लम सॉल्व किया था वहां पर ये लीनियर फैक्टर थे, यहाँ पे लीनियर फैक्टर नहीं है, x² है ना, लीनियर फैक्टर है क्या, नहीं है। तो क्या करेंगे अपन, एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करें तब तक इनको अपन लीनियर फैक्टर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, 3 है ना आपके पास में, ए बी सी। तो एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो आपको फैक्टर दिए हुए, इसको कहां कन्वर्ट करेंगे अपन, लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। कब तक, जब तक अपने को एबीसी की वैल्यू मिलती नहीं तब तक। जैसे ही अपने को एबीसी की वैल्यू मिल गई तो वापस अपन ओरिजिनल फॉर्म में क्या करेंगे, आ जाएंगे। अब इसको टेम्पररी अपने को लीनियर में कन्वर्ट करना है, तो कुछ देर के लिए कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं, ये जो x² है, ये x² की जगह एक आधा वेरिएबल क्या कर देता हूं मैं, पुट कर देता हूं। यानी अब ये मेरा ऐसा दिखेगा, तो ये हो गया x² अपॉन x² प्लस 1 x² माइनस 2 x² प्लस 3 इक्वल टू, ओके, क्या कर रहा हूं मैं, ये जो x² है इसकी जगह एक आधा वेरिएबल क्या करूंगा मैं, पुट करूंगा। या फिलहाल इसको अपन इस तरीके से आप लिख सकते हो, इसको x² अपॉन, ये समझ में आ रहा क्या बोला मैंने आपको, कि कुछ देर के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो x² है इसकी जगह एक आधा वेरिएबल क्या कर देता हूं, पुट कर देता हूं। तो यहां लिख देता हूं मैं, फॉर फाइंडिंग ए बी सी पुट x² इक्वल टू m। एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है तब तक कि मैं x² इक्वल टू क्या करूंगा, m, या
ओनली फॉर फाइंडिंग द पार्शियल फ्रैक्शन, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। तो ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर एम आ गया अपॉन इस एक्स स्क्वायर की जगह एम आ जाएगा, ये एम प्लस वन, यहां पर भी एम माइनस टू और यहां पर भी एम प्लस थ्री। क्या किया समझ गया आपको? क्या कर रहा हूं मैं, ये पिछले प्रॉब्लम में अपने को जरूरत महसूस नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो आपके पास में लीनियर फैक्टर में दिए हुए थे, ये लीनियर फैक्टर में दिए हुए नहीं है अगर में। तो एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने को वो काय में लगेंगे, लीनियर फैक्टर में लगेंगे। लीनियर फैक्टर में लगने के लिए अपने एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट किया, एम पुट किया। ओके, कब तक? जब तक आपको एबीसी की वैल्यू मिलती नहीं तब तक। ओके, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अपन, देयरफॉर एम अपॉन एम प्लस वन, एम माइनस टू, एम प्लस थ्री इक्वल टू ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकंड फैक्टर प्लस सी अपॉन थर्ड फैक्टर। फिर अब इसको सॉल्व करना है। पिछला प्रॉब्लम एक्स में था, अभी प्रॉब्लम एम में है। ओके, अब इनको भूल जाओ कुछ देर के लिए, जब तक एबीसी की वैल्यू नहीं आती तब तक कि इनके बारे में सोचना नहीं है। ओके, तो इसको लिख दिया मैंने एम अपॉन ये पहला फैक्टर एम प्लस वन, एम माइनस टू, एम प्लस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको छोड़ के ये दोनों, तो ए इन ब्रैकेट एम माइनस टू, एम प्लस थ्री प्लस बी, बी निकालना है तो इसको छोड़ के बचे हुए दोनों, एम प्लस वन, एम प्लस थ्री। सी निकालना है तो किसको स्किप करेंगे अपन, इसको स्किप कर देंगे, तो उनको स्किप करके जो बच गया उसको लिख देंगे एम प्लस वन, एम माइनस टू। इसको दिया मैंने इक्वेशन वन अपॉन, ये टर्म्स आ जाएगी क्योंकि तीनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, तो m प्लस वन, m माइनस टू, m प्लस थ्री। ओके, a के लिए निकालना है ये दोनों, b के लिए निकालना है, इसको स्किप कर दिया, बचे हुए दोनों, c के लिए इसको स्किप करेंगे, बचे हुए दोनों। ओके, दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू a इन ब्रैकेट m माइनस टू, m प्लस थ्री प्लस b इन ब्रैकेट m प्लस वन, m प्लस थ्री प्लस c इन ब्रैकेट m प्लस वन, m माइनस टू, गिव एज इक्वेशन नंबर 2। एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ईच फैक्टर इज इक्वेटिंग विद जीरो, इसको मैं जीरो के साथ में इक्वेट करूंगा तो m इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, तो पुट m इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन 2। पिछले बार x में था, इस बार अपना क्या में m में, तो ईच फैक्टर इक्वेटिंग विद जीरो, तो m प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो m इक्वल टू क्या मिला आपको, माइनस वन मिला। ओके, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे m की वैल्यू, तो माइनस वन इक्वल टू a इन ब्रैकेट माइनस वन माइनस टू माइनस वन प्लस थ्री, माइनस वन रख दूंगा जीरो हो जाएगा, माइनस वन रख दिया जीरो हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। तो माइनस वन इक्वल टू ए इन ब्रैकेट माइनस थ्री, और ये कितना हो गया 2, तो माइनस वन इक्वल टू माइनस सिक्स ए, माइनस माइनस कट गया तो 6a, सो देयरफॉर a इक्वल टू 1/6। कितने आ गई, a की वैल्यू 1/6 आ गई। ओके, अब क्या करेंगे, पहले देखो इसको इक्वेटिंग विद जीरो किया, a की वैल्यू मिली, इसको इक्वेटिंग विद जीरो करेंगे तो किसकी मिलेंगी, b की। m माइनस टू इक्वल टू जीरो है तो क्या पुट करना पड़ेगा, पुट m इक्वल टू जीरो, मतलब m इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ओके, तो ये यहां पर m की वैल्यू कितनी रखूंगा, 2 इक्वल टू, यहां पे 2 पुट किया, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, जीरो। तो b की वैल्यू की जगह पुट करना है मुझे, b जहां पर है 2 प्लस वन, 2 प्लस थ्री, 2 प्लस वन, 2 प्लस थ्री,
2 पुट करूंगा तो 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, यानी वो वाली टर्म्स क्या हो गई 0। यानी अब आपको समझ रहा है, ए के नीचे वाला पुट किया मतलब ए की वैल्यू मिलती, बी के नीचे वाला पुट किया मतलब बी की वैल्यू मिलेगी। धीरे धीरे आप क्या होते जाएंगे, आपका जो लॉजिक है वो बढ़ते जाएगा तो अपने आप सॉल्व होते जाएगा, फिर ये हमारी काम आपको छोड़ देना पड़ेगा है में। सो 2 इक्वल टू ये हो गया आपके पास में 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। सो 2 इक्वल टू 5 3 का क्या हो गया 15b। सो देयरफॉर b इक्वल टू 2/15। b की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 2/15। अब किस पे आएंगे, c की वैल्यू, तो पुट m इक्वल टू m प्लस 3 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू -3 इन 2। ओके, यहां पे -3 पुट करेंगे तो -3 इक्वल टू -3 प्लस 3 0, -3 प्लस 3 0। यहां वैल्यू पुट कर देंगे c इन ब्रैकेट -3 प्लस 1 -3 -2, तो -3 इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास में -2 और ये हो जाएगा मेरे पास में -5। -3 प्लस 2 -2, -3 -2 -5, तो -3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, सो 10c, सो c इक्वल टू -3/10। ओके, अब ये जो भी आपने एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट किया है, ये एबीसी की वैल्यू अपने को कहां पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है में। लेकिन वहां लिखने में मुझे प्रॉब्लम ज्यादा है, पिछले प्रॉब्लम में आपने देखा थोड़ा सा क्या बोलते कंजेस्टेड हो गया था, वैसा नहीं करेंगे। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर इतना पार्ट में इरेज करूंगा और एबीसी की वैल्यू उसके अंदर क्या कर दूंगा, मैं पुट कर दूंगा में। ये एबीसी की वैल्यू मुझे ध्यान में रखना है, तो मैं यहाँ लिख के रखता हूँ एबीसी की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी मेरे पास में 1/6 है, बी की वैल्यू रहेगी 2/15 और सी की वैल्यू रहेगी -3/10। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इतना पोर्शन क्या करूंगा, इरेज करता हूं। अब एबीसी की जो भी वैल्यू अपन ने फाइंड आउट किया, वो वैल्यू अपन इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे में। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज m इन ब्रैकेट m+1 m-2 m+3 इक्वल टू एबीसी की वैल्यू आपको पुट करना है। ए की वैल्यू लिख दिया मैंने 1/6, इधर आएगा m+1, बी की वैल्यू है 2/15, यहां पे कितना आ जाएगा m-2, सी की वैल्यू है -3/10 अपॉन m+3। ओके, अब देखो एबीसी की वैल्यू अपने को मिल गई। एबीसी की वैल्यू मिलने के बाद में अपन n की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। क्यों, क्योंकि अपना जो इंटीग्रेशन है वो काय में x में है ना। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वेरिएबल m है ना। तो इसलिए क्या करना है अपने को, m की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दो। समझ में आ गया। क्या किया अपने एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक्स स्क्वायर को कहां कन्वर्ट कर दिया था अपन ने, m में कर दिया था। अब अपने को एबीसी की वैल्यू मिल गई, यानी m का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो वो वैल्यू पुट कर देंगे अपन, यहां लिख देंगे रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर -2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, 1/6। m के जगह क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2/15, एक्स स्क्वायर -2 प्लस -3/10 एक्स स्क्वायर प्लस 3। समझ में आ गया। यानी यहाँ पे क्या किया अपन ने, थोड़ा सा मतलबी पना किया। कौन सा किया, जब तक अपने को एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करना था तब तक के अपन ने m को साथ में लेके चला। जैसे ही अपना काम खत्म हो गया, अपने m को क्या कर दिया, रवाना कर दिया। है ना, अपने जैसा मतलबी आदमी कोई नहीं है।
अपने स्वार्थ के लिए अपने एक्स स्क्वायर को एम में कन्वर्ट किया। कौन था अपना स्वार्थ था? अपना स्वार्थ क्या था? टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एबीसी। एम को बोला कि भैया मुझे एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करके दे दे। एम ने अपने को एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। अपन इंसान है, बहुत होशियार है अपन, है ना? तो अपन ने क्या किया, फिर अपना मतलब निकल गया, अपने को एबीसी की वैल्यू मिल गई। एबीसी की वैल्यू मिल गई तो अपने धीरे से एम को क्या कर दिया, रवाना कर दिया, है ना? उसको निकाल दिया। तो एम के जगह अपने उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या कर दिया, अपने यहाँ पे पुट कर दिया, है ना? अब इसको अपने करना है इंटीग्रेटिंग। बोथ द साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लेंगे तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3, अरे इधर का ब्रैकेट खा गए थे, dx इक्वल टू, इधर भी वैसे ही करेंगे 1/6 इंटीग्रेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 2/15 1/x स्क्वायर माइनस 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 3/10 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 3 dx। ओके, ये बन गया I। सो I इक्वल टू 1/6 इंटीग्रेशन 1 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो फर्स्ट 7 वाले याद करो। फर्स्ट 7 में भी फर्स्ट 3 वाले जो 7 आपको लिख के दिए थे ना, फर्स्ट 3 लास्ट 4, तो फर्स्ट 3 में एडजस्ट करना है। फर्स्ट 3 में एडजस्ट करना है मतलब इधर जो टर्म है उसका भी क्या लगेगा, स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dx प्लस 2/15 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस √2 उसका स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर, माइनस 3/10 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 3 बोले तो √3 का स्क्वायर। पिछले बार अपने को स्क्वायर नहीं करना था, क्यों? क्योंकि वहां पे कोरोलरी डायरेक्ट अप्लाई हो गई थी। ये लीनियर फैक्टर नहीं है करके इसमें अपन फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, डायरेक्ट कोरोलरी अप्लाई नहीं हो रही। ओके, अब ये वाला चले गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में, तो इसका फाइनल आंसर यहां लिखता हूं मैं। सो दैट इज इक्वल टू 1/6, कौन सी कोरोलरी, ये कोरोलरी, सॉरी कोरोलरी फॉर्मूला क्या दूंगा, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वो क्या है 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a। याद है कुछ? इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस 2/15 प्लस 2/15। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है वो, कौन सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वो है 1/2a, 1/2a log इन मॉडुलस x माइनस a, x माइनस a अपॉन x प्लस a। इसके लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया था, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये वाली टर्म रह गई, माइनस 3/10 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो क्या है फिर 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ओके, और फिर इसको सॉल्व करना है अपने को। सो दैट इज इक्वल टू 1/6 tan इनवर्स x, ये 2 के साथ में 2 कैंसिल हो गया,
1/15√2 log x माइनस √2 अपॉन x प्लस √2 माइनस, अब यहां पे कितना है, √3 है, ये 3 है, तो इसको √3 इंटू √3 कर दूंगा तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में रह गया √3 अपॉन 10 tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर। आइए में सेम प्रोसीजर है जो अपने क्वेश्चन नंबर 1 ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया था, वैसे ही आपका ये सेकंड वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। आइए में सिर्फ क्या था कि ये जो आपको दिया हुआ ये लीनियर फैक्टर में नहीं है, तो जब तक अपने को ABC की वैल्यू नहीं मिलती तब तक ये लीनियर फैक्टर की जगह अपने m पुट किया। जैसे आपको लीनियर फैक्टर की वैल्यू मिल गई तो आपने क्या किया, उसको m की वैल्यू, ओरिजिनल जो वैल्यू वो रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, और रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद में इंटीग्रेशन लिया, और फिर जो करस्पॉन्डिंग मतलब एप्रोप्रिएट फॉर्मूले जो है वो क्या किया, अपने यूज किए। है में ये हो गया अपना प्रॉब्लम नंबर 2। अब चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। ओके, प्रॉब्लम नंबर 3, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 12x प्लस 3 अपॉन 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 63 dx। ऊपर क्या है, लीनियर, नीचे क्वाड्रेटिक, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर मींस प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन का कार्यक्रम हो गया बराबर, यानी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दो मेथड है अपने पास में, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, प्रीवियस मेथड। ओके, अब ये जो डिनोमिनेटर में टर्म्स दी हुई है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, मैं चेक कर लेता है इसके फैक्टर गिरते क्या। अगर इसके फैक्टर गिर गए तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करूंगा, और फैक्टर अगर नहीं गिरेंगे तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली की जो प्रोसीजर है, जो स्टेप से, उससे क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वाड्रेटिक देख लेंगे क्या है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास में 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 63। ये और इसका कोएफिशिएंट का मैं क्या करूंगा, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा, क्योंकि आपको मालूम है कांस्टेंट टर्म में क्या करते हैं अपन, पहली टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर गिराने की पहली स्टेप क्या है, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इनका मल्टीप्लिकेशन। तो 6 इंटू माइनस 63, तो 6 इंटू माइनस 63 कितना हो जाएगा, ये माइनस 6 3 जा 18, 6 6 जा 36 प्लस 1 दैट इज 37। ओके, अब ये प्रोडक्ट निगेटिव आ गया, प्रोडक्ट निगेटिव आ गया तो दो फैक्टर जो रहेंगे, एक प्लस रहता और एक क्या रहता, माइनस। ये आप 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड में आप पढ़ चुके हो। अगर में if the product is negative then both the factors having the opposite sign। ओके, अब क्या करना है मुझे, ऐसे दो नंबर लेना है कि वो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन आने को ना 3 7 8, we have to take the two numbers such that the multiplication of these two number is 3 7 8 and their difference opposite sign, that's how we take their difference and the difference is 13। अगर में यानी उधर 3 आने को ना और इधर क्या आने को ना 8 आने को ना, तो ऐसे कौन से दो नंबर है कि जिनके डिफरेंस में 3 आता है। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं हाउ टू फाइंड आउट दिस फैक्टर। ऐसे कौन से दो नंबर है कि यानी कौन से दो डिजिट है, दो नंबर बोले भैया दो डिजिट, ऐसे कौन से दो डिजिट है कि जिसके डिफरेंस में 3 आता है और मल्टीप्लीकेशन में 8 आता है। अगर में तो यहाँ पे है 7 और कौन सा रहेगा 4, 7 और 4 रहेगा, 7 माइनस 4 कर दूं तो 3 आ जाएगा, बराबर है, और 7 4 जा करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, मतलब 28 आ रहा, मतलब क्या आ रहा 8 आ रहा। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो बैठ रहा है वो किसका बैठ रहा है, 7 और 4 का बैठ रहा है ना, 7 और 4 का बैठ रहा है। इसका मतलब यहां मुझे लेना पड़ेगा 27 और यहां मुझे लेना पड़ेगा 14, 27 और क्या लेना पड़ेगा 14 लेना पड़ेगा। इसमें से इसको माइनस किया तो ये मिल गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 7 8 9 21 प्लस 37। ओके, अब ये मेरे फैक्टर हो गए। अब इसको क्या करूंगा मैं, यहीं पर इसको सॉल्व कर लेता हूं। सो इंटीग्रेशन 12x प्लस 3 अपॉन 6x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 14x माइनस 63 dx इंटीग्रेशन
12x प्लस 3, ये लॉजिक बराबर ध्यान में रख लेना जो मैंने आपको समझा के दिया हुआ है। इसमें से 3 कॉमन निकलता, x कॉमन निकलता, 3 भी कॉमन निकाला, x भी कॉमन निकाला, 3 और x कॉमन निकलने के बाद में यहाँ पे कितना बचा, फिर 2 बचेगा और x बचेगा, प्लस कितना लिखो इधर 9 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 9 लिख दिया मैंने, माइनस, ओके इधर से क्या कॉमन निकलेगा, क्योंकि इधर 2x प्लस 9 आया तो इधर भी 2x प्लस 9 आने को ना, इसका मतलब यहां से 7 कॉमन निकाल दिया, माइनस 7 कॉमन निकाल दिया, ये हो गया 2x और ये हो गया 9, 9 7 से कितना हो गया 63। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 12x प्लस 3 अपॉन फर्स्ट टर्म 2x प्लस 9 3x माइनस 7 dx। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, फिर अपने क्या कर दिया, उसके डिनोमिनेटर के क्या कर दिए, लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर है और ये भी क्या है, लीनियर फैक्टर है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते फिर इसको, 12x प्लस 3 अपॉन फर्स्ट फैक्टर 2x प्लस 9 3x माइनस 7 इक्वल टू a अपॉन 2x प्लस 9 b अपॉन 3x माइनस 7, इक्वेशन नंबर 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 9 3x माइनस 7, a का इसके साथ में a इन ब्रैकेट 3x माइनस 7 b इन ब्रैकेट 2x प्लस 9 अपॉन 2x प्लस 9 3x माइनस 7, डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल कर दो, इधर रहेगा 12x प्लस 3 इक्वल टू a इन ब्रैकेट 3x माइनस 7 प्लस b इन ब्रैकेट 2x प्लस 9 गिव एज इक्वेशन नंबर 2। ओके, ईच फैक्टर इज इक्वेटिंग विद 0, इसको 0 के साथ में इक्वेट करेंगे, इसको 0 के साथ में इक्वेट करेंगे तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 मीन्स 2x इक्वल टू माइनस 9 मीन्स x इक्वल टू माइनस 9/2। सो पुट x इक्वल टू माइनस 9/2 इन इक्वेशन 2। यहाँ पे मैं माइनस 9/2 क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, ये हो गया मेरे पास में 12 इन ब्रैकेट माइनस 9/2 प्लस 3 इक्वल टू a इन ब्रैकेट 3 इंटू माइनस 9/2 माइनस 7 माइनस 9/2 पुट करेंगे, 2 कैंसिल हो गया, माइनस 9 प्लस 9 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है, 2 से इसको कट कर दिया, यहाँ पे 6 आ गया, यानी ये हो गया माइनस 9 6 कितना हो गया 54 प्लस 3 इक्वल टू 2 का इसके साथ में कट जाएगा 6 आएगा, बराबर है, प्लस इंटू माइनस माइनस 9 6 54 प्लस, अब इसका हिसाब करेंगे a इन ब्रैकेट ये 2 3 6 हो गया, 2 है ना, 2 3 कितना हो गया, ये सॉरी मल्टीप्लीकेशन तो करने की जरूरत नहीं, माइनस 3 और ये करेंगे 9 3 27 अपॉन 2 माइनस 7, उधर सॉल्व कर लेता हूं, फिर माइनस 54 प्लस 3 दैट इज माइनस 51, ये हो गया माइनस 51 इक्वल टू में a, ये माइनस बाहर कर देता, माइनस बाहर कर दिया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, दोनों कितने होंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, टेक आउट द माइनस साइन कॉमन, यानी अब ये हो गया 27 अपॉन 2 प्लस 7, तो 7 2 कितना हो गया 14, यानी 27 प्लस 14 27 प्लस 14 अपॉन 2 27 प्लस 14 अपॉन 2, तब ये टर्म्स आगे मेरे पास, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होके क्या रह गया यहाँ पे 51 इक्वल टू a इन ब्रैकेट, इन दोनों का एडिशन करेंगे 7 और 4 कितना हो गया 11, मतलब यहाँ पे 1 आ गया, अरे नहीं फिर 1 आ गया, 1 प्लस 1 2 प्लस दिस दैट टर्म इज कितना लिखो 4,
अपॉन 2 हो गया। देख लीजिए बराबर है क्या, क्योंकि थोड़ा सा भी कैलकुलेशन गलत हो गया तो अपना आंसर गलत हो जाएगा। है ना, ये तो बराबर लिख लिया जहां तक मेरा ख्याल है। 7 2 14 प्लस 27 अपॉन 2 हो गया। फिर इन दोनों का एडिशन कर दिया मैंने, 7 प्लस 4 11 1 आ गया, कैरी 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 दैट इज 41। अब ये इधर आ जाएगा तो ये क्या हो गया 2 इंटू 51 अपॉन 41 इक्वल टू ए। सो देयरफॉर a इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 102 अपॉन 41, इट इज द वैल्यू ऑफ a। ओके, इसके पहले के प्रॉब्लम में इतनी तकलीफ नहीं गई अपने को a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने को, क्योंकि वो टर्म छोटी थी, यहाँ पे टर्म्स बड़ी बड़ी है। ओके, अब इसकी वैल्यू निकालना है तो इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 3x माइनस 7 इक्वल टू 0 मतलब 3x इक्वल टू 7 मीन्स x इक्वल टू 7/3। सो पुट x इक्वल टू 7/3 इन इक्वेशन 2। ओके, 7/3 पुट करेंगे अपन यहाँ पे तो हो गया 12 इंटू 7/3। x के जगह क्या पुट करेंगे अपन 7/3 प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ पे पुट करेंगे 7/3, 3 3 कैंसिल हो गया, 7 माइनस 7 0 हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। b इन ब्रैकेट ट्वाइस x दिया हुआ है, सो 2 इंटू 7/3, 2 इंटू 7/3 प्लस 9। ओके, इसका मल्टीप्लीकेशन 3, ये 4 हो गया, 4 7 28, 28 प्लस 3 इक्वल टू b का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 14 अपॉन 3 प्लस 9, 7 2 14 अपॉन 3 प्लस 9, 28 प्लस 3 दैट इज 31 इक्वल टू b इन ब्रैकेट 14 प्लस 27 अपॉन 3, 9 3 27, so that is 31 इक्वल टू b इंटू इन दोनों का एडिशन, अभी अपने एडिशन करें तो कितना हो गया था 41 अपॉन 3 यानी हो गया 3 इंटू 31 अपॉन 41 इक्वल टू b। सो देयरफॉर b इक्वल टू 3 1 3 यानी 93 अपॉन 41। तो सबसे पहले आप a और b की वैल्यू बराबर है क्या वो देख लीजिए। वो अगर वैल्यू बराबर है तो फिर अपन आगे की प्रोसीजर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। है ना, तो चेक करो बराबर है क्या वैल्यू। दिख रही है बराबर। ओके, तो a और वैल्यू अपने को मिल गई और a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या करना है आपको पुट करना है। ऐसे में तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज यहां से लिखना चालू करता हूं, ये हो जाएगा मेरे पास में 12x प्लस 3 अपॉन इन ब्रैकेट ट्वाइस x प्लस 9 3x माइनस 7 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 102 अपॉन 41 अपॉन 2x प्लस 9 प्लस b की वैल्यू कितनी है 93 अपॉन 41 3x माइनस 7 इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इधर में अब मेरे पास में कुछ ऑप्शन नहीं है, मुझे इधर का पार्ट क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। इधर में आप इतना नोट डाउन कर लीजिए और फिर अपन आगे के प्रोसीजर के ऊपर चलेंगे। ठीक है, बोर्ड की लिमिटेशन की वजह से थोड़ा पर अपने को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। दोनों साइड का अपन इंटीग्रेशन कर लेंगे अब। सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इधर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x प्लस 3 अपॉन 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3 dx इक्वल टू, इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो 102 बाहर ले लेते हैं अपन पहले, 102 अपॉन 41 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x प्लस 9 dx प्लस 93 अपॉन 41, 93 अपॉन 41 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3x
-7 dx 102 अपॉन 41 इंटीग्रेशन 93 अपॉन 41 इंटीग्रेशन, ये हो गया मेरा I इक्वल टू, अब यहां देखिए थोड़ा सा 102 अपॉन 41, अब नीचे जो टर्म्स है इसका डेरिवेटिव कितना आता है 2 आता है। इसके पहले के पहले प्रॉब्लम में मतलब प्रॉब्लम नंबर 1 में अपन ने देखा था कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कितना आ रहा था 1, तो कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 2x प्लस 9 इसका डेरिवेटिव 2 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 2 लगेगा। जब न्यूमरेटर में 2 लगेगा तो एडजस्टमेंट के लिए क्या लेना पड़ेगा मुझे 1/2, तो एडजस्टमेंट के लिए मैंने ये 1/2 ले लिया, यहाँ पे लिख दिया 2 अपॉन 2x प्लस 9 dx प्लस, समझ गए बात को कि इसका डेरिवेटिव जो है 2 आ रहा है तो वो 2 लिख दिया, फिर ये 2 एडजस्टमेंट करने के लिए क्या किया उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। यहां पर भी वही है, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 3, तो उसके हिसाब से अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इनटू 1/3, इसका डेरिवेटिव 3 आ रहा है, सो दैट इज 3x माइनस 7 dx, 3x माइनस 7, यहां चले जाएंगे तो इसका डेरिवेटिव 3 आएगा, एडजस्टमेंट के लिए 1/3 ले लिया, सो दैट इज I इक्वल टू 2 का इसका में कर दिया, 2 का इसका में कर दिया तो कितना हो गया 5 यानी 51 अपॉन 41, 2 का इनके साथ में कर दिया तो कितना हो गया 51 अपॉन 41, ओके नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया यानी ये हो गया log इन मॉडुलस ट्वाइस x प्लस 9 प्लस क्या क्या समझ में आ गया, 2 का इसके अंदर डिवाइड करो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, अभी तो log वाली कोरोल लग गई, 3 का इसके अंदर कट जाएगा, ये हो गया 31 अपॉन 41 log 3x माइनस 7 प्लस 3, कौन सी कोरोल इज इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x, f डैश x अपॉन f ऑफ x dx इक्वल टू log इन मॉडुलस f of x plus c. Okay, so in this way we solve the problem number 3. अगर में सिर्फ प्रॉब्लम लेंथी है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन रख के प्रॉब्लम क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर a और b की वैल्यू गलत हो गई तो पूरा ही आंसर क्या हो जाता है, गलत होते आता है। अगर में क्या किया इस प्रॉब्लम के अंदर, यहां पर अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, मैंने चेक कर लिया कि उसके फैक्टर गिरते क्या, तो उसके ये फैक्टर गिर गए, फैक्टर गिर गए मतलब मैं कैसे करूंगा उसको पार्शियल फ्रैक्शन से करूंगा, फिर a और b के फॉर्मेट में लेके a और b की वैल्यू क्या किया अपने फाइंड आउट किया, a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको इक्वेटिंग विद 0 कर दिया, b के लिए इसको इक्वेटिंग विद 0 कर दिया, फिर अपने उसमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके हमने इक्वेशन 1 में पुट किया और फिर ये सिंपल अपने क्या लिया उसका इंटीग्रेशन लिया। अगर में तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। अगर में प्रॉब्लम नंबर 4, इंटीग्रेशन 2x अपॉन 4 माइनस 3x माइनस x स्क्वायर dx क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो चलिए फिर अपन देख लेते उसके फैक्टर गिरते क्या। सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ट्वाइस x अपॉन माइनस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 dx, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो उसको मैं पॉजिटिव कर लेता हूं, माइनस बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 dx, ओके क्वाड्रेटिक मिल गया। पहले चेक कर लेता क्वाड्रेटिक के फैक्टर कैसे गिरेंगे, ओके क्वाड्रेटिक के फैक्टर गिरते क्या देख लेते, नहीं तो फिर अपन जाएंगे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से, कौन सी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में फैक्टर गिरते क्या देख लेते हैं। स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कितना है 1 इंटू माइनस 4, फैक्टर गिराने का तरीका आपको मालूम है 1 इंटू माइनस 4 दैट इज माइनस 4। अब ये माइनस 4 आ गया तो एक पॉजिटिव रहेगा और एक निगेटिव रहेगा, ऐसे दो नंबर की जिनका एडिशन 3 मल्टीप्लीकेशन कितना नहीं होना 4, यानी हो गया 4 और 1, इनका मल्टीप्लीकेशन 4 आता और इनका डिफरेंस कितना आता 3 आता, ओके। अब ये मेरा हो गया I इक्वल टू इंटीग्रेशन ट्वाइस x अपॉन माइनस बाहर रखा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 सॉरी माइनस 4 नहीं माइनस x
और -4 dx। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x अपॉन माइनस, यहां से x बार निकाल लिया, ये हो गया x प्लस 4, यहां से माइनस बार निकाल लिया तो ये हो गया x प्लस 4 dx। सो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस x अपॉन, ये माइनस वैसी रह गया, पहला फैक्टर आपका क्या बन गया, पहला फैक्टर आपका बन गया x प्लस 4 और दूसरा फैक्टर x माइनस 1, क्योंकि x प्लस 4 बार आ जाएगा तो माइनस रहेगा, तो x माइनस 1, अब ये माइनस का हिसाब कर देंगे तो इंटीग्रेशन 2x अपॉन, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके मतलब नहीं, तो x प्लस 4 इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस x dx। ओके, तो ये आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ कन्वर्ट हो गया, लीनियर फैक्टर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब इसको अपन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से क्या कर सकते हैं, अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। पहली स्टेप क्या आपके पास में, 2x अपॉन x प्लस 4 1 माइनस x a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर, इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर ट्वाइस x अपॉन x प्लस 4 1 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a इन ब्रैकेट 1 माइनस x, b इन ब्रैकेट x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 1 माइनस x, डिनोमिनेटर कट गए, जब डिनोमिनेटर कट जाएंगे तो अपने पास में क्या बचेगा, इधर 2x, कितना बचेगा 2x इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस x प्लस b इन ब्रैकेट x प्लस 4, गिव एज इक्वेशन नंबर 2। एनी प्रॉब्लम? ओके, अब मुझे सॉल्व करना है। x प्लस 4 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू माइनस 4, तो पुट x इक्वल टू माइनस 4 इन इक्वेशन 2, सो 2 इंटू माइनस 4, a इन ब्रैकेट 1, x की वैल्यू फिर पुट कर दिया -4 प्लस 4 0, छोड़ दो उसको, ये हो गया -8 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 5, यानी ये क्या हो गया 5a हो गया। सो देयरफॉर a इक्वल टू -8 अपॉन 5, a की वैल्यू कितनी हो गई -8 अपॉन 5। अब आ जाएंगे अपन b की वैल्यू निकालना है, 1 माइनस x इक्वल टू 0, क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 माइनस x इक्वल टू 0, इधर चले गए तो पॉजिटिव हो गया, मतलब x इक्वल टू कितना हो गया 1, सो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू 1, सो 2 इंटू 1 इक्वल टू x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, छोड़ देंगे उसको अपन, b वहां पे 1 प्लस 4, ये हो गया 2 इक्वल टू 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, यानी हो गया 5b, सो देयरफॉर b इक्वल टू 2 अपॉन 5। ओके, चेक कर लीजिए a और b की वैल्यू कि a और b की वैल्यू बराबर आई क्या। ओके, जहां तक मेरा ख्याल है वैल्यूज बराबर है। अब a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या बन जाएगा वो, ट्वाइस x अपॉन x प्लस 4 1 माइनस x प्लस 4 1 माइनस x, a की वैल्यू पुट कर दिया मैंने आपको -8 अपॉन 5, इधर रहेगा x प्लस 4 प्लस b की वैल्यू कर दिया 2 अपॉन 5, b की वैल्यू 2 अपॉन 5, 1 माइनस x और क्या रख दिया 1 माइनस x, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लेंगे, ये हो गया इंटीग्रेशन ट्वाइस
एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 1 माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू -8/5 बाहर हो गया, -8/5 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 4 dx प्लस 2/5 इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स dx। ये हो गया I इक्वल टू -8/5। नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर आता है, x प्लस 4 का डेरिवेटिव कितना होता है 1 है ऑलरेडी, यानी वो लॉग में चले गया, लॉग इन मॉडुलस x प्लस 4 प्लस 2/5। इसका डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव -1 आता, ऊपर कितना है 1, इसका जो डेरिवेटिव है, जैसे इसका डेरिवेटिव 1 आ गया था, लेकिन इसका डेरिवेटिव -1 आएगा, क्योंकि माइनस एक्स है ना, -1 आएगा तो यहाँ माइनस आएगा। एडजस्टमेंट के लिए मुझे इधर भी क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। ये -1 माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी ये जो प्लस वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी माइनस, फिर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया तो हो गया log 1 माइनस एक्स प्लस सी। समझ में आया क्या किया, फिर समझ लो। इसका डेरिवेटिव -1, यहाँ -1 लिखूंगा, एडजस्टमेंट के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 2/5 log 1 माइनस एक्स। ध्यान में, तो एकदम सिंपल प्रॉब्लम था ये, थोड़ा सा यहाँ पे माइनस साइन का प्रॉब्लम था करके मैंने ये टाइप का भी प्रॉब्लम क्या करके दिया, आपको सॉल्व करके दिया। कुछ परेशानी यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो अपने 1 से लेके 4 तक जो प्रॉब्लम सॉल्व किए वो एकदम सिंपल तरीके से प्रॉब्लम थे। फिफ्थ वाला जो प्रॉब्लम है मैं आपको होमवर्क करके देता हूँ, 6 वाला मैं आपको समझा के देता, क्योंकि 5th और 6 ये दोनों जो है ये इम्प्रॉपर फंक्शन है। तो इम्प्रॉपर फंक्शन को कहाँ कन्वर्ट करना है, अपने को प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 5th वाला आपको होमवर्क रहेगा, पहले आप 6 वाला समझ लो, तो 5th वाला आपको अपने आप करते आएगा, है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 6 के तरफ। स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम नंबर 6 दिख रहा है आपको, क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन 6x³ माइनस 5x² माइनस 7 अपॉन, देखो वहां माइनस नहीं है, क्या है प्लस 5x² है, नहीं तो यहीं से अपना प्रॉब्लम गलत हो जाता था। 3x² माइनस 2x माइनस 1। ओके, अब ये जो आपके पास में दिया हुआ ये इम्प्रॉपर फंक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। न्यूमरेटर की डिग्री 3, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। तो दिस इज द इम्प्रॉपर फंक्शन। तो इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं अपन, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, एक्चुअल डिवीजन मेथड जो मैंने आपको बताई थी। में तो क्या लिखूं यहाँ पे, न्यूमरेटर क्या है 6x³ प्लस 5x² माइनस 7, अल्जेब्रिक इंटीग्रेशन आपको याद होगा, सो 3x² माइनस 2x माइनस 1। क्या कर रहे हैं अपन, ये जो आपको दिया हुआ ये कौन सा फंक्शन है आपका, इम्प्रॉपर फंक्शन है। कौन सा है, इम्प्रॉपर फंक्शन। तो इस इम्प्रॉपर फंक्शन को कहां कन्वर्ट करना है, प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, यहां से फर्स्ट टर्म लेंगे, यहां से फर्स्ट टर्म कौन सी है 6x³, यहां से फर्स्ट टर्म 3x², कितना बचा 2x बचा, फिर यहां पे लिख दिया 2x। ओके, 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू दिस टर्म, तो ये हो गया 6x³ माइनस 2 2 4x², फिर इसको करेंगे तो ये हो गया माइनस 2x, फिर माइनस प्लस प्लस, कुछ याद आ रहा है सब, पॉलिनोमियल डिवीजन। ओके, 2x से इनको मल्टीप्लाई किया, ये वाली टर्म्स आपको मिल गई, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस 5x² प्लस 4x², तो कितना हो गया वो 9x², फिर ये वाली टर्म्स यहां आ जाएंगे तो प्लस 2x माइनस 7। अभी भी इम्प्रॉपर में है क्योंकि 9x² दोनों की डिग्री सेम है। यहां से फर्स्ट टर्म लेंगे, यहां से फर्स्ट टर्म लिया तो कितना हो गया 9x², यहां से फर्स्ट टर्म दैट इज 3x², कितना बचा 3,
तो यहाँ पे लिख दिया मैंने +3, अदर में ये मैंने आपको अलजेब्रिक इंटीग्रेशन के अंदर पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप समझा के दिया हुआ है। आई बात ध्यान में। तो अभी अपन थोड़ा सा स्पीड से कार्यक्रम कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म 9x², यहां से भी 3x², 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, तो इनको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9x² माइनस 6x माइनस 3, फिर ये माइनस, ये प्लस, और ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया। ये हिसाब हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, +2 + 6 दैट इज 8x माइनस 7 + 3 दैट इज -4। तो क्या मिला आपको, 8x माइनस 4 आपको मिल गया। ओके, अब यहां पे देखिए, अगर आपको मैंने जो थ्योरी वाला पोर्शन समझा के दिया था स्टार्टिंग में, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में जो मैंने थ्योरी आपको यहां पे समझा के दिया था, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन g ऑफ x वाला, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन g ऑफ x, वो अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट वो वाली स्टेप यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर वो याद नहीं है तो जैसा अपन हमेशा करते हैं उसी तरीके से अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं न्यूमरेटर मतलब डिविडेंड, ये आपका डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये वैल्यूज मैं यहां पे पुट कर देता हूं 1 में, तो i इक्वल टू यहां पे पुट कर दिया वैल्यू मैंने, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3x² माइनस 2x माइनस 1 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन 3x² माइनस 2x माइनस 1 dx। क्या किया मैंने, न्यूमरेटर को इससे क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। सेपरेट कर देंगे अपन, सेपरेट करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यही वाली टर्म बचेंगी, 2x प्लस 3 dx प्लस 8x माइनस 4 अपॉन 3x² माइनस 2x माइनस 1 dx। आई बात ध्यान में। और वही तो मैं आपको समझा रहा था, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविडेंड यानी g ऑफ x, p ऑफ x अपॉन g ऑफ x। ध्यान में, तो वही तो काम किया अपने, रिमाइंडर यानी क्या हुआ था आपका, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन g ऑफ x। ओके, ये समझ में आता तो डायरेक्ट लिखना था, नहीं तो फिर ये वाली प्रोसीजर, ये प्रोसीजर बेस्ट है। ओके, इसको I1 बोल देता और इसको क्या बोल देता, I2। सो I इक्वल टू I1 प्लस I2, इसको दे दिया इक्वेशन 1। I2 सॉल्व कर लेते पहले, सो दैट इज I1। सो I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट 2x प्लस 3 dx, सेपरेट कर दो इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन ट्वाइस x dx इंटीग्रेशन 3 dx, 2 बाहर आ गया, x dx, 3 बाहर आ गया, 1 dx, सो 2 इंटू x² अपॉन 2 प्लस 3x प्लस c1, 2 कैंसिल हो गया, x² प्लस 3x प्लस c1, ये हो गया आपका I1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब मुझे सॉल्व करना है, I2 सॉल्व करना है मुझे। सो I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 8x माइनस 4 अपॉन 3x² माइनस 2x माइनस 1 dx। अब ये प्रॉपर फंक्शन है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मींस इट इज अ प्रॉपर फंक्शन। अब ये प्रॉपर फंक्शन हो गया तो मैं इसके फैक्टर गिरते के पहले देख लेता हूं। ये जो मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर अगर मुझे गिराना है तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 इंटू -1 यानी -3 हो गया। प्रोडक्ट निगेटिव आएगा तो एक पॉजिटिव और एक क्या रहता, निगेटिव रहता। तो मुझे ऐसे दो नंबर लेना है कि उनका मल्टीप्लीकेशन 3 और डिफरेंस कितना आने को ना, -2 आने को ना, यानी ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। तो देख लीजिए आता बराबर, यस। तो इसके फैक्टर गिर जाएंगे अब अपने पास में, इंटीग्रेशन 8x माइनस 4 अपॉन
3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x प्लस 1 dx इंटीग्रेशन 8x माइनस 4 अपॉन 3x कॉमन निकाल लिया तो क्या मिल गया x माइनस 1 कुछ गलत हुआ ये देखो थोड़ा सा गलत हो जाती है हो गया माइनस 1 तो इधर x माइनस 1 आ गया तो इधर भी x माइनस 1 ही आने को होना। अब दोनों तरफ x माइनस 1 आया हुआ है तो उनको क्या करते हैं अभी अपन कॉमन निकाल लेते हैं। ये पार्ट में ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्यों क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे गिराते हैं आपको पता है। ओके सो डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर आगे तो कैसे सॉल्व होंगे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होंगे तो ये वाली टर्म्स आ जाएंगे मेरे यहाँ पे 8x माइनस 4 अपॉन फर्स्ट फैक्टर x माइनस 1 दूसरा फैक्टर 3x प्लस 1 तो a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन 3x प्लस 1 गिव एज इक्वेशन नंबर 3। ओके अब अपने को इधर वाला पार्ट क्या करना पड़ेगा इरेज करना पड़ेगा तो इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर मैं इधर का पार्ट क्या करता हूं इरेज करता हूं। ओके तो चलिए फिर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। a और b की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 3x प्लस 1 a इंटू 3x प्लस 1 b क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 3x प्लस 1 ये दोनों उड़ गए तो x माइनस 4 इक्वल टू 3x प्लस 1 प्लस b इंटू x माइनस 1 गिव एज इक्वेशन नंबर 4। ओके इक्वेटिंग विथ 0 तो x इक्वल टू 1 हो गया सो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4 सो 8 इंटू 1 माइनस 4। ओके यहां पे पुट कर दूंगा a इन ब्रैकेट 3 इंटू 1 प्लस 1 ये तो वैल्यू 0 होगी तो लिखने की जरूरत नहीं है। 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4 3 1 जा 3 3 प्लस 4 कितना हो गया 3 1 जा 3 3 प्लस 1 4 4 a हो गया सो देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो गया 1। ओके इसको इक्वेटिंग 0 करेंगे अब अपन क्योंकि a की वैल्यू मिल गई b की निकालना है तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 मतलब 3x इक्वल टू माइनस 1 मीन्स x इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 सो पुट x इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 इन इक्वेशन 4 सो 8 इंटू माइनस 1 बाई 3 माइनस 4 ये तो 0 हो जाएगा प्लस b माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 ये कितना हो गया माइनस 8 अपॉन 3 माइनस 4 यस और नो यस माइनस 8 अपॉन 3 माइनस 4 यहां से भी माइनस बाहर ले लिया b इन ब्रैकेट 1 अपॉन 3 प्लस 1 इधर भी माइनस तो माइनस माइनस कट गए फिर मेरे पास में रह गया 8 अपॉन 3 प्लस 4 इक्वल टू b इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 इनको सॉल्व करो 3 4 जा 12 तो 8 प्लस 12 अपॉन 3 इक्वल टू 4 अपॉन 3 b हो गया यानी ये 3 और 3 कट जाएंगे इधर से ये 3 और ये 3 क्या हो गया कैंसल ये हो गया 20 इक्वल टू 4b सो देयरफॉर b इक्वल टू अब ये 4b हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको b इक्वल टू 5 ये इसके नीचे जाएगा ना तो b इक्वल टू क्या हो गया 5। फिर ये a और b की वैल्यू इक्वेशन 3 में क्या करेंगे अपन पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 इंप्लाइज 8x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 3x प्लस 1 a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन x माइनस 1 और b की वैल्यू 5 अपॉन 3x प्लस 1। अब क्या करेंगे अपन इसके बाद में इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड ठीक है उधर का पोर्शन इरेज करना पड़ेगा। ओके इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड तो इनको इंटीग्रेशन कर देंगे सो इंटीग्रेशन 8x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1
3x प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन कर देता हूं इधर भी, सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1, इधर भी करेंगे अपन, प्लस 5 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3x प्लस 1 dx। ये हो गया मेरा i, नहीं सॉरी ये कितना है मेरा i2 चलते आ रहा है, तो ये i2 इक्वल टू हो गया, नीचे का ऊपर दिया हुआ है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आता है, यानी log x माइनस 1 5, इसका कितना आएगा 3, यहाँ 3 लिखा, इधर 3 लिखा, ये 3 इधर आ गया, और नीचे का क्या हो गया log 3x प्लस 1, इसको समझ लो इक्वेशन नंबर क्या कर दिया मैंने 5 कर दिया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब मेरे पास में i1 और i2 की वैल्यू में इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज i इक्वल टू, अब एक मिनट i की वैल्यू कहाँ है वो देखना पड़ेगा मुझे, रुकिए एक मिनट में i की वैल्यू ढूंढ के लाता हूं, i1 कहाँ है मेरा, ठीक है, i1 की वैल्यू मेरे पास में x स्क्वायर प्लस 3x, थोड़ा सा देख लेना आपने ये i1 की वैल्यू, यहाँ क्लियर नहीं दिख रही है मुझे, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है यही वैल्यूज है, प्लस log x माइनस 1 5 अपॉन 3 log 3x प्लस 1, यहाँ पे प्लस c2 रह गया, प्लस c sin c इक्वल टू c1 प्लस c2। आई बात ध्यान में, समझ गए यहाँ तक प्रॉब्लम। तो इस तरीके से अपन ने इस लेक्चर के अंदर थ्योरी देखा, अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी देखा, और उससे रिलेटेड क्या किया अपन ने प्रॉब्लम सॉल्व किया। आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए अपन मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।